हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज फिजिक्स का 11वां भाग है। 11 वीडियो, आज 11वां वीडियो डालने जा रहे हैं। 10 वीडियो हम डाल चुके हैं। उत्तल दर्पण का आज हम उत्तल दर्पण के बारे में पहले जानेंगे और उसका उपयोग जानेंगे, क्योंकि पिछले बार हम अवतल दर्पण का उपयोग बता दिए थे। चलिए आते हैं उत्तल दर्पण का विस्तृत क्षेत्र से क्या समझते हैं। इसका विस्तृत क्षेत्र क्या कहलाता है, विस्तृत क्षेत्र का अर्थ क्या होता है उत्तल दर्पण में। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये उत्तल दर्पण हो गया। जब अंदर से कलाई कर देते हैं तो उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण। आप मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आँख है, यहाँ पर आँख है, यहाँ ये आँख है। चलिए इस तरह से आँख पर आया प्रकाश के किरण, यहाँ से भी आया। ये हो गया नॉर्मल। ये क्या हो गया? नॉर्मल। ये नॉर्मल जा रहा है, ये भी नॉर्मल जा रहा है। यहाँ कट कर गया तो ये कहलाया इसका विस्तृत क्षेत्र। देख रहा है, इतना छोटा भाग से हम इतना बड़ा क्षेत्र हम देख रहे हैं। विस्तृत क्षेत्र, विस्तृत मतलब होता है बहुत लंबा चौड़ा। बहुत क्या होता है? लंबा चौड़ा। विस्तृत क्षेत्र ये इस छोटी सी भाग, उत्तल दर्पण का मात्र इतना भाग से हमको कितना क्षेत्र दिख रहा है। यही है उत्तल दर्पण के विस्तृत क्षेत्र। इतना सा भाग से हमको कितना क्षेत्र दिख रहा है। ये तो हो गया, यही क्या कहलाएगा। यहाँ से गया प्रकाश की किरण, गया परावर्तन हुआ, आँख के पास गया। फिर इधर से प्रकाश की किरण गया, आँख के पास क्या हो गया? परावर्तन हुआ। यहाँ से क्या है, तो क्योंकि कोई भी वस्तु को हम कब देखते हैं? जब आँख पर उस वस्तु पर से आपतित किरण, यहाँ से किरण जाएगा, परावर्तन के बाद आँख पर रेटिना पर बनता है प्रतिबिंब उसका, तब हम देखते हैं वस्तु को। तो इस वस्तु, इधर वाला वस्तु, इधर जितने भी इधर वस्तु हैं सभी को हम इतने छोटे से भाग में देख लेते हैं। यही है उत्तल दर्पण का विस्तृत क्षेत्र। एक तरह से कहिए उत्तल दर्पण का गुण, यानी कि छोटा से भाग से हम बहुत बड़े क्षेत्र को देख लेते हैं। विस्तृत क्षेत्र हो गया ये उत्तल दर्पण का विस्तृत क्षेत्र। लिखते हैं इसमें, इस क्या समझते हैं? इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण में विस्तृत क्षेत्र का प्रतिबिंब। विस्तृत क्षेत्र ये कहलाया पूरा लंबा चौड़ा क्षेत्र। विस्तृत क्षेत्र का प्रतिबिंब दर्पण के छोटे भाग, दर्पण के ये छोटे भाग के द्वारा, छोटे भाग के द्वारा बहुत बड़ा उत्तल दर्पण के उत्तल दर्पण में विस्तृत क्षेत्र का प्रतिबिंब दर्पण के छोटे भाग के द्वारा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। सीधा, छोटा तथा स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है। सीधा, छोटा तथा स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है। इसे उत्तल दर्पण का
विस्तृत क्षेत्र कहते हैं। ये दर्पण का छोटा सा भाग है, बहुत छोटा भाग के द्वारा विस्तृत क्षेत्र का प्रतिबिंब बनता है, स्पष्ट बनता है, सीधा बनता है और छोटा छोटा इधर जितना भी वस्तु सब का प्रतिबिंब बना देता है, इतने भाग में, इतने छोटे से भाग में बना देता है। तो यही उत्तल दर्पण का क्या है, विस्तृत क्षेत्र कहलाता है। चलिए इसको नोट कीजिए। उपयोग है तो हेडिंग है उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग, तो उत्तल दर्पण का उपयोग निम्न है। एक में तो सबसे पहले तो गाड़ी देखे होंगे, मोटरसाइकिल रहे या कार रहे या बस रहे, तो ड्राइवर के बगल में इस तरह से रहता है दर्पण। ड्राइवर के बगल में इस तरह से दर्पण लगा हुआ रहता है। तो ये दर्पण जो होती है यही उत्तल दर्पण है। ये क्या है, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण ये है, यहाँ पर लगा हुआ रहता है। जब ड्राइवर आगे गाड़ी जब चला रहे तो जिसको पीछे उसको देखना है तो इसी ऐनक में देखता है, इससे देखता है। और ये क्या करता है, उत्तल दर्पण पीछे वाले वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, छोटा और स्पष्ट बनाता है। पूरे पीछे वाले जितने भी क्षेत्र हैं पूरा का प्रतिबिंब बना देता है, क्योंकि ये विस्तृत क्षेत्र का प्रतिबिंब बनाता है छोटे से भाग से। इतना का अगर जो इतना को है हमारे पास है उत्तल दर्पण, तो इतने में बहुत यानी कि पीछे वाले सारी चीज़ को वो सीधा करके दिखा देगा। अगर गाड़ी इधर आ रही है तो इधरे दिखाएगा, ऐसा नहीं कि उल्टा दिखा देगा तो उधर वाला जो गाड़ी इधर आ रही है तो लगेगा उधर जा रहा है, ऐसे में एक्सीडेंट कर जाएगा। लेकिन उत्तल दर्पण का गुण ऐसा है कि वो सीधा दिखाता है। अगर पीछे से इधर आ रही है गाड़ी तो इधरे दिखाएगा, ऐसा ना कि इधर आ रही तो लगेगा दर्पण में देखने पर उधर जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो उत्तल दर्पण का साइड मिरर में इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण में छोटा, सीधा और स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है बहुत बड़े क्षेत्र में। तो सबसे पहले मोटर कार के साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में ये रहता है लगा हुआ उत्तल दर्पण रहता है। दूसरा है इसका कि देखे होंगे गली में लाइट लगा हुआ रहता है, तो उसको फैलाने के लिए, पूरा गली में रोशनी फैलाने के लिए, क्योंकि उत्तल दर्पण तो फैलाने का काम करता है। उत्तल दर्पण क्या काम है, यहाँ पर अगर लाइट है, यहाँ पर लाइट लगा हुआ है, टॉर्च लाइट लगा हुआ है तो इस पर प्रकाश जाएगा तो इससे फैल जाएगा। यहाँ प्रकाश गया तो इधर फैल गया, यहाँ प्रकाश गया तो इधर फैल गया। इस तरह से गली में लाइट फैलाने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी कि लाइट को पूरा फैला देता है। गली सड़कों पर जो लाइट लगाता है वहाँ पर उसके बगल में, लाइट के बगल में उत्तल दर्पण रहता है। क्या करता है, लाइट को पूरा गली में, सड़क पर, रोड पर क्या करता है, लाइट को फैलाने का कार्य करता है। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग गलियों एवं सड़कों पर लाइट को फैलाने के रूप में कार्य करता है। दूसरा उपयोग है इसका, गलियों में लाइट फैलाने के लिए। चलिए नंबर 3, तीसरा है अक्षरों को छोटा करने में। अक्षरों को छोटा रूप देने में। और चौथा इसका गुण है कि उत्तल दर्पण का उपयोग तस्वीर को भी छोटा करने में, कोई चीज़ को छोटा करने में करते हैं। उससे क्या होता है, छोटा प्रतिबिंब होता है। जैसे यहाँ देखिए, ये उत्तल दर्पण है, ये क्या है, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में आप मान लीजिए कि यहाँ पर कोई वस्तु है, यहाँ पर P हो गया, यहाँ पर F है, यहाँ पर C है, यहाँ से इसे प्रतिबिंब गया, तो यहाँ से क्या होगा कि ये इस तरह से लौटेगा, इधर परावर्तन हो जाएगा,
और एक यहाँ से भेज देगा जो लगेगा कहाँ जा रहा है, सी पर जा रहा है, इधर गया तो यहाँ कट गया। देखो यानी कि छोटे तस्वीर बनाने में बस तो इतना था, एक इसका तस्वीर देखो कितना छोटा बन गया, छोटा बन गया ना। तो छोटे तस्वीर बनाने में, तस्वीर को छोटा करने के लिए तस्वीर को छोटा करने में, चलिए तस्वीर को छोटा करने में ये सब उत्तल दर्पण का मुख्य उपयोग हो गया। अब आते हैं, इसको लिख लीजिए तेजी में। बहुत ही अच्छा चीज़ आगे बता रहे हैं। आप बता रहे हैं कि अवतल दर्पण में 1/v + 1/u बराबर 1/f, या अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को साबित करें। दर्पण सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में सूत्र 1/v + 1/u बराबर 1/f को साबित करें। दर्पण सूत्र, इसे दर्पण सूत्र कहते हैं, या अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र के लिए व्यंजक प्राप्त करें, ये कहेगा। दोनों एक ही चीज़ हुआ, व्यंजक कह दे या सूत्र 1/v + 1/u बराबर 1/f साबित करें। जहाँ v है प्रतिबिंब दूरी जानते हैं, u को कहते हैं वस्तु दूरी, और f हो गया फोकस दूरी। अवतल दर्पण में सिद्ध करना है इसको बच्चा। ये हो गया हमारा P ध्रुव, ये हो गया F, और ये हो गया C, और यहाँ पर मान लेते हैं कोई वस्तु रख देते हैं। क्या रखते हैं? कोई वस्तु रख देते हैं अनंत और C के बीच, अनंत और C के बीच। तो यहाँ से एक प्रतिबिंब भेजेंगे, अनंत और C के बीच क्या रख दिए? एक वस्तु रख दिए हैं, OA वस्तु रख दिए, ये OA हो गया, OA वस्तु रख दिए। अब कहेगा कि अनंत के और C के बीच ही क्यों रखें, इधर क्यों नहीं रखें? तो देखिए जैसे यह पर रखते थे तो अनंत पर बनता था प्रतिबिंब, बताए थे अवतल दर्पण में। जब मुख्य फोकस पर वस्तु रहता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो अनंत पर बनेगा तो उस समय वहाँ पर उतना हम माप सकते हैं, पैमाना से पर्दा रख करके वास्तविक प्रतिबिंब ने ज्ञात कर सकते, माप नहीं सकते। इसलिए सहूलियत के अनुसार से हम अनंत और C के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब C तथा F के बीच बनता है। बताया गया था अनंत और C के बीच रहता है तो प्रतिबिंब C तथा F के बीच बनता है। यहाँ से जब प्रकाश की किरण समांतर गया तो ये कहाँ से गुजरेगा? यहाँ से गुजरेगा, F से होते हुए परावर्तित हो जाएगा किरण, और एक यहाँ से कट गया, ये प्रतिबिंब बन गया D, और मान लेते हैं E पर कट गया, ये प्रतिबिंब हो गया, ये हो गया D, लंब रहता है, अब वस्तु भी लंब, ये प्रतिबिंब बन गया। तो वास्तविक कटान से बन रहा है, किस कटान से? वास्तविक कटान से। यहाँ से गया तो फिर परावर्तन के बाद इसी पथ से लौट जाएगा, यहाँ पर पता चला कि कट रहा है। तो वास्तविक कटान से ये DE क्या हो गया? D प्रतिबिंब हो गया, किसका? OA का, वस्तु OA का। मान लेते हैं कि M और M' एक क्या है? अवतल दर्पण है। जो AB एक समांतर किरण गया दर्पण के B बिंदु पर, समांतर जाने के बाद वहाँ से परावर्तन होगा तो ये मुख्य फोकस से गुजरेगा। इस दूरी को क्या कहते हैं हम? F। इस दूरी को F कहा जाता है। और इस दूरी को, इस दूरी ये तो हो गया हमारा, यहाँ लिखने पर गंदा हो जाएगा, फिर ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना कि
माना कि यम एम डैश एक अवतल दर्पण है। एम एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसमें वे वस्तु जिसमें वक्रता केंद्र से मुख्य फोकस F वक्रता त्रिज्या R तथा फोकस दूरी स्मॉल f एवं दर्पण का ध्रुव P है। चलिए P है, आप लिखेंगे प्रधान अक्ष पर OA वस्तु को C तथा अनंत के बीच रखा गया है, जिसका प्रतिबिंब DE C तथा F के बीच बनता है। C तथा F के बीच बनता है। OA का प्रतिबिंब DE F तथा C तथा F के बीच बनता है। अब यहाँ पर हम इसलिए क्या हो गया हमारा, OP वस्तु दूरी हो जाएगा। ये दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं और यहाँ से जो भी दूरी मापी जाती इधर ऋणात्मक, तो OP बराबर हो जाएगा -U और PD बराबर हो जाएगा -V और PF बराबर हो जाएगा -F, क्योंकि अवतल दर्पण की दूरी माइनस में होती है। और कॉमा देकर लिखते हैं और क्या हो जाएगा हमारा PC बराबर R कहते हैं या 2F, क्योंकि R बराबर 2F होता है। दर्पण सूत्र पहले भी यानी कि F बराबर R/2 सिद्ध कर चुके हैं। ये हो गया। इसमें आप लिखेंगे सत्यापन कि सत्यापन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले रचना कर लेते हैं कि इसमें रचना करना पड़ता है। रचना ये करना पड़ता है कि यहाँ से हम लंब खींच लेते हैं, ये लंब खींचा गया। तो रचना में लिखेंगे कि यहाँ पर बिंदु N पर, कहाँ पर N पर, बिंदु N पर BN लंब OP खींचा। चलिए सबसे पहले लंब खींच ले। यहाँ ये रचना हो गया हमारा। अब देखिए ये दोनों त्रिभुज, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को गौर से देखिए। दोनों त्रिभुज में एक 90 डिग्री, दूसरा ये 90 डिग्री। इसमें देखिए क्या होगा कि समरूपता का प्रमेय लगेगा। समरूपता का, जिनको नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, समझ लीजिएगा। समरूप नहीं भी पढ़ा हुआ तब भी हम अभी समझा देते हैं कि समरूप क्या होता है, कैसे होता है समरूप। दो त्रिभुज समरूप कैसे होता है। अगर एक त्रिभुज की दो कोण दूसरे त्रिभुज की संगत दो कोणों के बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजा का अनुपात बराबर होते हैं, अर्थात उनके भुजाएं समानुपाती होती है।
आगे हम पढ़ाएंगे, जब मैथ पढ़ाएंगे, ज्योमेट्री शुरू करेंगे 10th का, तो उसमें बताएंगे समरूपता के बारे में कि समरूपता क्या है। जिस तरह से 9th में पढ़े थे सर्वांग समता, लेकिन यहाँ पर पढ़ना है समरूप त्रिभुज के बारे में। तो समरूप क्या है, तो आइए हम पहले समरूप के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे 2 त्रिभुज है, क्योंकि इसका यूज होगा अभी तुरंत हम करेंगे, IC पर सिद्ध हो जाएगा। अगर इसको समझ लेते हैं तो फिर कुछ भी नहीं है, टोटल चीज़ समझ में आ जाएगा। मेन यही है दर्पण सूत्र। अगर ये समरूप समझ लेते हैं तो एक जितना जगह समरूप लगेगा, इसके बाद यहाँ से आसान रहेगा। कुछ नहीं है, देखिए अगर A B C, ये है D, ये है E, ये है F, दोनों समरूप अगर कहा देगा कि ये कोण के बराबर ये कोण है त्रिभुज में, दिया रहेगा, क्वेश्चन कहेगा कि ये कोण के बराबर ये कोण और ये कोण के बराबर अगर ये कोण है, तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। कैसे होंगे समरूप, तो यहाँ पर देखिए ये कोण बराबर ये कोण, ये कोण बराबर ये कोण, तो तीसरा कोण फिर अपने बराबर हो जाता है। कैसे होता है वो भी देख सकते हैं। चूँकि दिया हुआ है कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E दिया हुआ है। और चूँकि त्रिभुज ABC में चूँकि त्रिभुज ABC में देखिए ABC में तीनों कोण जोड़ेंगे तो 180, यानी कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। इसी तरह से इस त्रिभुज में भी हम देखेंगे तीनों कोण, यानी कि कोण D प्लस कोण E प्लस कोण F बराबर 180 डिग्री। तो दोनों तरफ तो 180 है, तो इसका LHS इसका LHS बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं, इसको अगर फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकेंड मानते हैं, तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कोण D प्लस कोण E प्लस कोण F। अब चूँकि A बराबर का रहा D है तो इससे कट जाएगा, B बराबर E है तो कोण B बराबर कोण E कट जाएगा, तो बचा क्या, कोण C बराबर कोण F। मतलब जब 2 त्रिभुज की संगत 2 कोण बराबर है तो तीसरा कोण बराबर हो जाता है, शेष कोण जो बच गया वो बराबर होते हैं। प्रूफ हो गया यहाँ से। इस तरह से अगर एक त्रिभुज की तीनों कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज की तीनों कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। आइए यहाँ पर हम ये दोनों त्रिभुज में गौर से देखते हैं। जब समरूप हो जाता है, एक चीज़ और, एक सेकेंड, त्रिभुज ABC था, ये यहाँ त्रिभुज क्या था, DEF था, DEF। तो यहाँ पर देखते हैं कि अगर ये कोण इसके बराबर था, ये कोण इसके बराबर था, ये इसके बराबर था, तो हम अगर AB लिखेंगे तो AB किस कोण के सामने लिखे, भुजा AB C के सामने, तो C किसके बराबर था, F के बराबर। C किसके बराबर था, F के बराबर, तो F के सामने वाली भुजा को लिखेंगे नीचे में DE। यही है संगत भुजा का अनुपात। फिर अगर हम ये भुजा लेते हैं, A के सामने वाली भुजा BC अगर लेते हैं बटे, तो A के सामने का कोण इसका इसमें D है, तो D के सामने वाली भुजा आएगा EF। क्या आएगा, EF बराबर। अगर हम B के सामने वाले कोण लेते हैं, AC भुजा ले रहे हैं, तो B के बराबर कौन था इसमें, E, तो E के सामने वाले भुजा आएगा DF। ये होता है जब 2 त्रिभुज समरूप है तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, भुजा समानुपाती होता है। ये 10वां में पढ़ाएंगे, पर में सिद्ध करेंगे इसको। अगर जिनको नहीं समझ में आता है तो एक जैसा जो लगता है वो संगत हो गया, जो एक जैसा लगता है, जैसे ये दोनों त्रिभुज में देखो एक जैसा ही खड़ा है इस पर, तो इस पर ही खड़ा है। ये है आधार इसका, तो ये इसका आधार हो जाएगा। ये कर्ण है तो इसका ये कर्ण हो जाएगा। इस तरह से भी बोल सकते हैं। जो नहीं समझ रहे हैं, कैसुआ नहीं कि समझ लेना, यहाँ पर आगे तो फिर ज्योमेट्री में सिखा ही देंगे। यहाँ पर समझ लेना है कि एक जैसा जो लग रहा है वो संगत हो गया और उसका अनुपात बराबर कर देना है। तो चलते हैं हम त्रिभुज इसमें चलते हैं, AOC, त्रिभुज AOC तथा त्रिभुज EDC में, AOC EDC
दोनों त्रिभुज में देखिए क्या क्या बराबर दिया हुआ है, इसमें एक कोण 90 तो इसमें भी एक कोण 90, अर्थात कोण AOC बराबर कोण EDC बराबर 90 डिग्री। और दिया हुआ ये कोण देखिए, ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है, दो भुजा एक ये दो रेखा काट रहा है, तो जब दो रेखा प्रतिच्छेद करते तो शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। जब दो रेखा प्रतिच्छेद करते हैं तो शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। यहाँ से हो जाएगा हमारा एंगल ACO बराबर एंगल ECD ACO, ये कोण बराबर ये कोण ECD, दोनों बराबर हो गया। यहाँ पर लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण से भी मुख्य कोण, शीर्षाभिमुख कोण। और अंतिम में जो बच गया ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, तो शेष कोण से ये इसके बराबर नहीं हो जाएगा, ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा। क्योंकि बताए थे किसी भी त्रिभुज का दो कोण अगर संगत दो कोण बराबर है तो तीसरी कोण बराबर होना है। तो यहाँ से हम लिखेंगे शेष कोण से लिख सकते हैं कि शेष कोण बराबर हो जाता है जब दो कोण बराबर होता है। तो शेष कोण हमारा जो हो गया कोण OAC, एंगल OAC बराबर एंगल CED। चलिए इस तरह से हो गया एंगल समरूपता प्रमेय से, एंगल समरूपता प्रमेय से कोण समरूपता से त्रिभुज AOC समरूप त्रिभुज EDC, दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। दोनों त्रिभुज जब समरूप हो जाते हैं तो इनके संगत भुजा का अनुपात बराबर होते हैं। अगर इसका ये लेते हैं OA बटा इसमें इसके जैसा कौन लग रहा है ये ED या DE बराबर, अगर इसका लेते हैं OC बटा तो इसका क्या हो जाएगा ये CD, इसका क्या हो जाएगा CD, OC बटा CD। अब यहाँ से OA बटा DE बराबर OC कैसे लिखेंगे, OC है OC लिख दें। यहाँ से ये दूरी PC होना चाहिए, मिस्टेक हुआ है, ये दूरी लिखना था ना तो CD होना चाहिए, ये क्या होगा CD। OA बटा D तो इसका लिए OC लेंगे, ठीक है OC बटा CD। तो OC ये वाला ये कैसे लिखेंगे इतना को, तो पूरा में ये घटा देंगे। जैसे यहाँ देखो ये है, यहाँ और यहाँ A है B है C है। अगर हमको AB लिखना है तो AB लिखना है तो पूरा में यहाँ से पूरा है, पूरा में मिला काट देंगे, पूरा में ही काट देंगे, भी बच गया। मतलब पूरा था यहाँ क्या था C था, मतलब पूरा AC था, समझिए AC था, AC में हम घटा देंगे इधर वाला, ये वाला काट दिए, काट देना मतलब घटा देना, ये वाला BC घटा देंगे तो निकल जाएगा ये भी। तो वैसे हमको अगर CD लिखना है तो यहाँ से OC है, OC हमको लिखना है तो पूरा में ये वाला काट देंगे यहाँ से इधर, यानी कि OP में इसको हम लिखेंगे OP में घटा देंगे PC, क्या घटा देंगे PC। अब बटे इधर क्या लिखेंगे CD, ये है CD को कैसे लिखेंगे तो पूरा PC में PD घटा देंगे, PC में PD घटा देंगे। इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको क्या मान लिए फर्स्ट मान लेते हैं, इसको फर्स्ट मान लिए। अब इस साइड मिटा देते हैं थोड़ा, अब यहाँ पर देखिए इसी तरह से
इसी तरह से हम कह सकते हैं ये दोनों त्रिभुज समरूप है, क्योंकि इसमें भी ये एक कोण 90 तो एक कोण 90, शीर्षाभिमुख कोण से ये दोनों कोण, दो कोण बराबर तो तीसरा ये कोण के बराबर हो जाएगा। इसलिए ये दोनों त्रिभुज भी क्या है, समरूप है। जब दो त्रिभुज फिर समरूप है तो ये दोनों भी लिख सकते हैं संगत भुजा का अनुपात बराबर लिख सकते हैं। तो इसी तरह से लिखेंगे। सिमिलरली इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर त्रिभुज हमारा EDF समरूप BNF, त्रिभुज EDF समरूप त्रिभुज BNF दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। जब दो त्रिभुज फिर समरूप हुआ तो फिर इसका ये लंब है या इसका ये लंब है, किसी को पहले हम ले सकते हैं। तो अगर हम लेंगे DE, क्या लेंगे, या BN लेंगे, तो BN ले लो, BN बटे DE, ये BN लिए तो बटे DE, एक जैसा लग रहा है दोनों। अगर जिनको नहीं समझ में आता है तो याद रखिए, एक जैसा जो होता है वो संगत होता है। तो BN बटे DE बराबर इसका FN बटे DF बराबर FN बटे DF। देखिए अब चूंकि ये समांतर रेखा है, AB और OP क्या है, समांतर है। दो समांतर रेखा के बीच की लंबी की दूरी, यहाँ लंब है, ये भी लंब है, ये भी क्या है, लंब है। तो जानते हैं दो समांतर रेखाओं के बीच की लंबिक दूरी बराबर होती है। तो इस तरह से चूंकि लिखेंगे AB पैरेलल OP, इसलिए OA बराबर BN, ये दोनों ऊंचाई बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों समांतर है और दो समांतर रेखाओं के बीच की लंबिक दूरी बराबर होती है। तो ये हमारा हो गया बराबर। अब यहाँ से अब क्या करेंगे, OA के जगह BN के जगह पर हम यहाँ पर पुट करेंगे, BN के जगह पर OA रख दो, तो OA बटा DE बराबर FN या NF बटा DF। अब देखिए NF कहाँ है, NF ये तो कुछ नहीं है, NF कैसे हटेगा, हटाना पड़ेगा। अगर देखिए यहाँ समझिए, ये वाला बिंदु ऐसे है, अभी ऐसे है, द्वारक बहुत चौड़ा है, द्वारक क्या है, चौड़ा है। यहाँ पर है P, यहाँ पर F, यहाँ पर C, इस तरह से है। यहाँ मान लेते हैं कि B है, लंबी है, ये देखिए ये गया और ऐसे आया, ये है F। तो यहाँ है N, यहाँ है N, यहाँ है B, इस तरह से जा रहा है, ये है OA। देखिए अगर जो ये B P के नज़दीक हो जाता बहुत, अगर यहाँ हो जाता तो ये ऐसे जाता और ऐसे आ जाता तो ये भी तो थोड़ा इधर खिसक जाता। देखो यहाँ N इधर चलाता, मतलब B ज्यों P के नज़दीक आएगा, N त्यों P के करीब जाएगा। नहीं समझा। देखो यहाँ हम कह रहे हैं कि ज्यों B जो आएगा P के नज़दीक आएगा, क्या किसके नज़दीक आएगा, P के नज़दीक आएगा, तो F जो N जो है P के करीब भी जाएगा। अगर ये देखो B यहाँ आया, अगर यहाँ पर B को ला देते हैं तो और ये P देखो N यहाँ आ जाता करीब, N क्या आता, करीब आ जाता। अगर और B जो है नज़दीक हो जाता P के, तो और ये N नज़दीक हो जाता। लगभग यानी कि B अगर बहुत B जो है P के बहुत करीब होता, बहुत करीब मतलब लगभग उसके पास होता। अगर B यहाँ होता तो P नहीं यहीं हो जाता, यानी कि यही वाला हो जाता जो FB, ये हो गया FB और PF, FB और PF, B आ गया P के करीब, तो PF दूरी या BF दूरी दोनों एक ही हुआ, PF दूरी और BF दूरी दोनों एक ही हो गया। और N भी यही P के पास चल गया, यानी कि NF भी वही हो गया, NF BF और PF, क्योंकि N भी इधर सट रहा है। अर्थात ये कब ऐसा होगा, जब B
बिंदु P के बहुत बहुत करीब हो या दर्पण की द्वारक बहुत छोटा हो। द्वारक मतलब ये चौड़ाई ये वाला, अगर दर्पण का द्वारक बहुत छोटा रहेगा, इस तरह से रहेगा दर्पण, तो ये क्या हो जाएगा, लम्ब इसके पास होगा। तो दर्पण के द्वारक बहुत छोटा हो, या लिख सकते हैं हम कि बिंदु B P के बहुत करीब हो। यदि बिंदु B P के बहुत करीब हो, तब अगर B जो है इसके P के एकदम करीब आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो ये दूरी ये PB हो, BF हो जाएगा, ये BF दूरी और PF दूरी दोनों बराबर हो जाएगा, या NF सब बराबर हो जाएगा। तब BF बराबर PF बराबर NF सब बराबर हो जाएगा यहाँ ये तीनों। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं NF के बदले हम PF लिख सकते हैं। तो आते हैं, इसलिए OA, यहाँ देखिए यहाँ OA बटा DE बराबर NF के जगह पर PF, क्योंकि NF के जगह पर क्या PF, तो PF बटे DF। DF क्या है, ये है DF, ये DF है। DF को कैसे लिखेंगे, PD माइनस PF। नहीं समझा, देखो यहाँ पर है P, यहाँ पर है F, यहाँ पर है D। हमको लिखना है DF को कैसे लिखेंगे भाई, तो पूरा में DP में ये वाला काट देंगे, इतना देखो DF बच गया, ये वाला काट दिए, ये वाला काट दिए, तब पूरा में यहाँ से यहाँ में इधरों का काट देंगे, मतलब DP में घटा देंगे PF, ये बच जाएगा। मतलब इसको कैसे लिखेंगे, PD माइनस PF, पूरा में ये वाला छाट दो तो DP बच जाए। यानी कि हमको इतना लिखना था, इतने लिखना है, तो इतना कैसे लेंगे, पूरा में ये वाला काट देंगे तो यही बचेगा। इसको मान लेते हैं सेकेंड, यहाँ हम माने थे फर्स्ट। अब एक और दो से, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एक और दो से, दोनों का LHS देखिए, इसका LHS हमारा था OA बटा DE, इसका भी LHS OA बटा DE, दोनों का LHS सेम है। दोनों का LHS क्या है, सेम है। जब दोनों का LHS सेम रहता है तो RHS सेम कर देते हैं। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि PF बटा PD माइनस PF बराबर, उसका क्या है, OP माइनस PC बटा PC माइनस PD। अब सब का मान रखेंगे। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, PF क्या है, ये देखिए PF, F फोकस दूरी, ये समझिए, ये P, ये F, ये C, ये दूरी होता है F, ये दूरी होता है R, यहाँ पर है D, ये दूरी होता है प्रतिबिंब दूरी V, और यहाँ पर है U, ये दूरी कहलाता है वस्तु दूरी U, सब का दूरी, ये OA है, ये क्या है OA है। तो यहाँ से हम लिखेंगे सब का मान, तो PF तो माइनस F माइनस, इसलिए क्योंकि यहाँ से जो भी इधर भी वाला दूरी है, यहाँ से इस साइड से ये लेफ्ट साइड वाली जितनी भी दूरी होती है निगेटिव होती है, ऋणात्मक माइनस चिन्ह के साथ। तो यहाँ से इधर वाला चाहे ये फोकस दूरी हो वस्तु दूरी हो, यहाँ दिख रहा है फोकस दूरी हो, वस्तु दूरी हो, प्रतिबिंब दूरी हो, वक्रता त्रिज्या हो, सभी के सभी निगेटिव होंगे अर्थात ऋणात्मक होंगे। तो ये हो गया माइनस में बटे PD हमारा, ये देखिए PD मतलब प्रतिबिंब दूरी माइनस भी माइनस PF माइनस हो गया, IF है माइनस में बराबर, सबको चिन्ह के साथ रखेंगे। चिन्ह परिपाटी कहता है कि चिन्ह के साथ रखिए। OP देखिए यहाँ से यहाँ ले OP है, तो ये माइनस U हो जाएगा, माइनस U, ये माइनस PC हो गया, ये PC माइनस R, अब बटे फिर PC, तो माइनस R माइनस PD माइनस V। अब इसको क्या कर देंगे, सरल कर देते हैं।
यहाँ से हो गया हमारा, यहाँ से हो गया माइनस एफ बटे माइनस बी माइनस माइनस प्लस एफ बराबर माइनस यू प्लस आर माइनस माइनस प्लस बटे माइनस आर माइनस माइनस प्लस भी। अब क्या हो जाएगा, क्रॉस कर देते हैं गुना तो माइनस गुना माइनस आर तो एफ आर, फिर माइनस एफ गुना प्लस भी तो माइनस में एफ भी बराबर। अब इधर करेंगे माइनस भी से माइनस यू में, या एक बार लिख देते हैं माइनस भी प्लस एफ इंटू माइनस यू प्लस आर। जब गुना करेंगे तो ये हो गया एफ इंटू आर के जगह पर 2f लिखा जाता है, आर के जगह पर 2f, क्योंकि f बराबर आर बटे 2, तो r बराबर 2f माइनस ये हो गया एफ भी बराबर। आप गुना कर लेते हैं इस साइड, माइनस भी गुना यू तो दोनों माइनस में हो रहा है तो यू भी माइनस भी गुना आर, आर के मतलब 2f, इसका मतलब क्या 2f माइनस भी गुना तो माइनस 2 भी एफ, फिर से एफ गुना यू तो माइनस में यू एफ, फिर माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर। देखो 2f स्क्वायर यहाँ भी है, ये 2f स्क्वायर है, 2 एफ गुना एफ 2f स्क्वायर इधर 2f स्क्वायर इधर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या माइनस एफ भी, सबको एक तरफ कर लेते हैं, इधर आएगा तो माइनस यू भी, यहाँ आएगा इधर तो ये एफ भी माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में 2 भी एफ, अब प्लस में यू एफ बराबर इधर 0 बच गया, इधर क्या बच गया 0 बच गया, इस साइड 0 बच गया, सबको इधर कर लिया। अब देखो ये दोनों एक जात का है तो भी एफ तो भी एफ एक प्लस में, दो गो में से एक माइनस हुआ, अब माइनस में यू भी, अब प्लस में यू एफ बराबर 0। अब क्या करेंगे, यहाँ से दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग करने पर, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा भी एफ बटे यू भी एफ माइनस यू भी बटे यू भी एफ प्लस यू एफ बटे यू भी एफ बराबर 0 बटे यू भी एफ। दोनों तरफ करेंगे, जो भी करेंगे समीकरण का आता है दोनों तरफ, अगर इस साइड भाग कर रहे हैं यू भी एफ से तो उस साइड भी भाग करेंगे यू एफ से, तो यहाँ से हो गया भी एफ से भी एफ कैंसिल तो 1 बटा यू माइनस यू भी से यू भी कैंसिल तो 1 बटा एफ प्लस ये यू एफ से यू एफ का दाम तो 1 बटा भी बराबर, इधर तो 0 हो जाएगा, इधर क्या जाएगा 0। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या बच रहा है 1 बटा यू माइनस 1 बटा एफ प्लस 1 बटा भी बराबर 0, इसको उस साइड कर दीजिए तो 1 बटा भी ये वाला प्लस 1 बटा यू बराबर, इसको उस साइड कर देंगे तो 1 बटा एफ, 1 बटा भी प्लस 1 बटा यू बराबर 1 बटा एफ, यानी कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यही है दर्पण सूत्र या मिरर फॉर्मूला, यही क्या हो गया दर्पण सूत्र हो गया। इसी को साबित करना था, इसको बढ़िया से लिखिए।